तो नहीं गए। प्रयागराज में माफिया ब्रदर्स का मर्डर। चौवालीस साल का आतंक 44 सेकंड में खत्म। अचानक हमला, मारे गए माफिया भाई। शूटआउट के गुनहगार शूटआउट में खत्म। अलर्ट पर यूपी, न्यूज 18 पर आंखों देखी। धारा 144 लागू, एक्शन में पुलिस प्रशासन। माफिया अतीक और अशरफ का दी एंड। न्यूज 18 पर अपडेट के साथ हर सीन। नहीं ले गए तो नहीं गए। और अतीक और अशरफ के मर्डर को लेकर लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। इस बीच अपडेट ये कि अतीक और अशरफ को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। पूरे इलाके में छावनी में तब्दील हो चुका है पूरा इलाका। आपको बता दें कि इलाके में रैपिड एक्शन फोर्सेस की तैनाती, सुबह से लगातार गश्त करे फोर्स। प्रयागराज से धारा सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, किस तरह से पोस्टमार्टम के बाद उन्हें कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है। न्यूज 18 की टीम इस समय प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके के कब्रिस्तान पर मौजूद है, जहां पर अतीक के बेटे असद को शव को कल सुपुर्द खाक किया गया था। आज यहां पर जानू खां की ओर से अतीक अहमद उसके भाई अशरफ की कब्र खोदी जा रही है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, या कसारी मसारी का वही इलाका है जो अतीक अहमद और अशरफ की यहाँ पर कब्र खोदी जा रही है। जानू खान जो है, बताते हैं कि जानू खान ने ही अतीक अहमद के पिता फिरोज आलम की भी कब्र खोदी थी। जहां पर एक कब्र खोदी जा रही, उसके ठीक पीछे असद को कल सुपुर्दे खाक किया गया था। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जानू मौजूद हैं, हम बातचीत करते हैं। जानू, किसकी कब्र खोदी जा रही है? ये अतीक संसद की है, वो अशरफ की है। कितनी देर में कब्र खुद कर तैयार हो जाएगी? ये 8 से 10 घंटा लगेगा अभी। तो देर शाम तक इसी कब्र में अतीक और अशरफ को सुपुर्दे खाक किया जाएगा? जी हाँ। असद की कब्र कहाँ है जो कल दफन? असद की कब्र वो है, फूल जिस पे पड़ा है। कब से आप इस परिवार की कब्र खोदते आ रहे हैं? हम जब इनके वालिद साहब खत्म हुए हैं, जब उनकी कब्र खोदा है, फिर दूसरे नंबर पे असद की कब्र खोदा, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये है। तो ये 4 कब्र हमने खोदा है। एक कब्र हमारे वालिद साहब ने खोदा था, उनकी माँ की कब्र। तो हमारे साथ जानू है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कब्र की, दोनों कब्रों की खुदाई में 8 से 10 घंटे का वक्त लग सकता है। माना जा रहा है कि शाम तक ये कब्रें खुद कर तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा प्रशासन की ओर से भी सभी तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से कसारी मसारी इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस व PSC के जवान को भी चप्पे चप्पे पे तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ के अंतिम संस्कार में भारी संख्या में लोग आ सकते हैं। ऐसे में गम और गुस्से के बीच में लोगों से निपटने के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ DS यादव, न्यूज 18 प्रयागराज।
आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां जनजातीय सुरक्षा मंच आज रैली निकालने वाला है। डी लिस्टिंग महारैली का आयोजन, आरक्षण और धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। साथ ही साथ चलो रायपुर, इसी नारे के साथ आज रैली की शुरुआत होगी। शाम 4 बजे का वक्त तय किया गया है। रैली का आगाज वीआईपी रोड से होने वाला है। तो डी लिस्टिंग रैली, जिसमें आरक्षण का मुद्दा उठाया जाएगा, साथ ही साथ धर्मांतरण के खिलाफ भी लगातार आवाज मुखर की जा रही है। आरएसएस की तरफ से एक बड़ी रैली का आयोजन इस बार शाम 4 बजे से वीआईपी रोड से इस रैली का आगाज होगा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आरएसएस के जुट सकते हैं। डीलिस्टिंग रैली, जिसे नाम दिया गया है चलो रायपुर का नारा, और इसके साथ तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। रैली के रूप में आरक्षण विधेयक को लेकर मांग उठाई जाएगी और धर्मांतरण के खिलाफ, जिस पर प्रदेश सरकार को लगातार घेरा जा रहा है, धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भी डीलिस्टिंग रैली बेहद ही महत्वपूर्ण। और अब बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सड़क पार करता हुआ हाथियों का झुंड देखा गया है। रामानुजगंज रामचंद्रपुर में हाथियों का झुंड दिखा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। धमनी वन परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। देखिए तस्वीरें, कई हाथी इस झुंड का हिस्सा हैं, जो कि रहवासी क्षेत्रों की ओर भी अब लगातार बढ़ रहे हैं। हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। लोगों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील वन विभाग लगातार कर रहा है। हाथियों के मूवमेंट पर भी वन विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए है, लेकिन कुछ खास असर उसका नहीं दिखता है, क्योंकि रहवासी क्षेत्रों में लगातार हाथियों की आमद देखी जा रही है। कई घरों को हाथी क्षतिग्रस्त कर चुके हैं, कई फसलों को नुकसान पहुंचाया है, और कई बार हाथी आक्रामक हो जाते हैं, क्योंकि लोगों पर हमले की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। बलरामपुर की स्थिति देखिए आप, हाथियों का झुंड सड़क पार करते हुए देखा गया। तो बलरामपुर की तस्वीरें आपने देखी। वन विभाग इसके लिए क्या कुछ कर रहा है, इस पर हम जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी सूरज गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, क्या स्थिति है बलरामपुर के, और वन विभाग की तरफ से अभी तक क्या कुछ एक्शन? जी अवंतिका, मैं बता दूं कि हाथियों का झुंड जो है बलरामपुर जिले के धमनी वन परिक्षेत्र में इन दिनों भ्रमण कर रहा है। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर रामानुजगंज रामचंद्रपुर मुख्य मार्ग का है, जहां हाथियों का झुंड अचानक सड़क पर आ गया और राहगीर इसको अपने कैमरे में कैद कर लिए। उन्होंने बताया कि अचानक से हाथियों का जो झुंड था वो रिहायशी इलाके की ओर मूव कर रहा था, जिसकी जानकारी उनके द्वारा वन विभाग को तत्काल दी गई। जब हमने इस मामले पर वन विभाग के अधिकारियों से बात की, तो वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन दिनों 2 हाथियों का दल अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा है। उसमें एक दल जो है 20 हाथियों का है, एक दल है जो 7 हाथियों का है। इनके द्वारा अब तक किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है। वन विभाग इनकी फसलों का आकलन कर इन्हें मुआवजा प्रकरण तैयार कर रही है, लेकिन जिस तरीके से हाथियों का झुंड ग्रामीण रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है, लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग डरे और सहमे हुए हैं। वहीं वन विभाग लोगों से हाथियों से दूर रहने और जंगल नहीं जाने की अपील कर रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन दिनों जो जंगल में महुआ बीनने का कार्य चल रहा है, हाथियों का क्षेत्र जो भ्रमण कर रहे हैं जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में भी महुआ बीनने का काम ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर हाथियों से सामना होता है तो एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसको लेकर वन विभाग उन्हें निगरानी बरते हुआ है और उनसे अपील कर रहा है। और खास बात यह है कि अब तक इनको रिहायशी इलाके से दूर रखने के लिए जो वन विभाग के प्रयास हैं लगातार नाकाम नजर आ रहे हैं। जी अवंतिका, बिल्कुल, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग भी काफी डरे हुए हैं, क्योंकि हाथी घरों को भी नुकसान पहुंचाने लगे हैं। शुक्रिया आपका सूरज इस पूरी जानकारी के लिए। तो बलरामपुर की स्थिति आपने देखी, सूरज हमें समझा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मनेंद्रगढ़ में भी कुछ इस तरह के हालात हैं। चैनपुर इलाके में हाथियों का झुंड जा पहुंचा है। 18वीं बटालियन में हाथियों का झुंड मौजूद है। इलाके में 300 से ज्यादा जवानों के परिवार रहते हैं और 5 दिन से हाथियों का दल यहीं पर घूम रहा है। इस वजह से लोगों में भी डर बरकरार है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इसी क्षेत्र की, मनेंद्रगढ़ की तस्वीरें। 18वीं बटालियन का ये क्षेत्र, जहां पर हाथियों का दल फिलहाल मौजूद है। कई जवानों के परिवार इस इलाके में रह रहे हैं। उसमें जितने घर तोड़े हैं, जैसे कुंवरपुर जनकपुर का कुछ है, तो उसके लिए मुआवजा जैसे प्रकरण बनता है तत्काल उनको भुगतान कर दिया जाएगा। और जहाँ तक घर तोड़ने की बात है, तो करीब 2-3 घर अभी पता चला है और जंगल से सिंगल गुजर रहा है। तो अभी तक तो किसी तरह से कोई अनहोनी होने की संभावना नहीं नजर आ रही। स्टाफ का भी ड्यूटी लगा दे रहे हैं तीनों शिफ्ट में, और आसपास मुनादी करेंगे सतर्क रहने के लिए। मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय के चैनपुर इलाके में हाथी का यहाँ पे पहुंचा हुआ है। दंतैली हाथी है, पिछले 5 दिनों से लगातार जो है
जनकपुर, बहरासी, कुंवरपुर, साथ ही किल्हारी और बिहारपुर क्षेत्र के आसपास घूम रहा था। 11 घरों को नुकसान पहुंचाया है। वर्तमान में 18वीं बटालियन के समीप पहुंचा हुआ है हाथी का। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहीं से महज 200 मीटर पे हाथी है। और यहाँ पे जो 28 बटालियन के जवान हैं वो मौजूद है, जिनकी ड्यूटी लगी। तो बताएंगे सर, आपकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी, क्या देखे आप? मेरी ड्यूटी यहाँ परिवहन शाखा में लगी थी, नाइट ड्यूटी थी। यहाँ पे मैं 3:30 बजे से देख रहा हूँ, गांव वाले, बगल के गांव वाले घूम रहे हैं। मैं यहीं पे अभी सुबह से 2-3 बार देख चुका हूँ, यहाँ पे हाथी छिपा हुआ है। वन हमला की बात करते तो यहाँ पे कोई आया था वन हमला? अभी आप देखे वन हमला को? अभी मैं किसी को नहीं देखा हूँ। यहाँ पे यही लोग आए हैं, वन विभाग वाले बोले जा रहा है कि अभी वन विभाग वाले यहाँ पे आए हैं। देख सकते हैं कि वन हमला अभी तक नदारद है। 3 बजे बीती रात 3 बजे से देख रहे हैं हाथी को यहाँ पे, लेकिन वन हमला अभी तक नहीं पहुंची है। बटालियन की लगभग यहाँ पे 300 से अधिक बटालियन के जवान, जो परिवार उनके यहाँ पे रहते हैं, पास में ही यहाँ पे लगभग जो रिहायशी इलाका है, जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर के अंदर का ये क्षेत्र है। और इसके बाद मनेंद्रगढ़ का एक बड़ा रिहायशी क्षेत्र है। ऐसे में जो वन हमला जो लगातार नदारद है और वन हमला की निष्क्रियता से कहीं न कहीं जनहानि होने की संभावना है। सुजीत शाह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो देखिए, लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं मनेंद्रगढ़ के इस क्षेत्र में, और वन विभाग क्या कुछ कर रहा है इसे लेकर भी हम अपडेट ले लेते हैं। सहयोगी सुजीत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। सुजीत, किस क्षेत्र में खासतौर पर हाथियों की मूवमेंट देखी जा रही है और सावधानी के लिहाज से क्या कुछ कदम? जी देखिए, बीते 5 दिनों से 5वें ये जनकपुर, बहरासी, कुंवरपुर, किल्हारी और बिहारपुर क्षेत्र में देखा गया था। कल बीती रात ग्राम पंचायत वाही में हाथी पहुंचे थे, जिसके बाद पूरे गांव वाले को वहां खाली कराया गया था और 2 घर को नुकसान पहुंचाया था। जिसके बाद स्थानीय विधायक गुलाब कमरो मौके पहुंचे और वहां पे वन हमले के साथ साथ पुलिस बल भी पहुंची और जो ग्रामीण थे उनको सरकारी भवन में शिफ्ट किया गया। जिसके बाद फिर ग्रामीणों ने राहत ली और हाथी वहां से देर रात जो है वही हाथी जो है चैनपुर इलाके में पहुंचा, जो मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय के अंतर्गत आता है। और वहां से जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूरी पे है, रिहायशी क्षेत्र भी है। और 18वीं बटालियन में वर्तमान में 18वीं बटालियन के परिसर में है हाथी। और वहां से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर 18वीं बटालियन के 300 से अधिक जवानों का परिवार रहता है। 18वीं बटालियन का कैंप है वहां पे। ऐसे में जो है 3 बजे रात से वहां पे पहुंचा हुआ है। वहां का जो ड्यूटी प्रहरी की लगी हुई थी, सीआरपीएफ जो बल है लगा उनकी ड्यूटी, उनसे मैंने बात किया तो उनसे बताया कि 3 बजे से हाथी पहुंचा हुआ है और लगातार वहां पे बैठा हुआ है। वो जिसके बाद जो है अभी मौके पे वहां पे फिर वन मंडलाधिकारी और वन हमले के कर्मचारी पहुंचे। डीएफओ से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि रात भर जो मूवमेंट हाथी का विचरण रहा है, अब दिन भर जो है यहाँ पे वन हमला की 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाएगी और वहां पे जो मौके पे है लगातार निगरानी की जाएगी। फिलहाल हाथी वहां पे विश्राम कर रहा है और वहां दिन भर आज विश्राम करने की जानकारी मिल रही है, जिसके बाद जरौंदा और फिर कोरबा जाने की सूचना मिल रही है। फिलहाल हाथियों के यहाँ पे आने से, विचरण से 11 घरों को नुकसान पहुंचा है और जो ग्रामीण थे घरों के अंदर, जो कच्चे मकानों के अंदर वहां पे अनाज रखे थे, हाथी उसको भी चट किया। फिलहाल अभी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन वन हमला जिस तरह से निष्क्रियता बनाए हुए जनहानि होने की संभावना बनी हुई है। जी बिल्कुल, यानी कि वन विभाग की कार्रवाई पर अब कुल मिलाकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया आपका सुजीत इस जानकारी के लिए। तो मनेंद्रगढ़ की स्थिति आपने देखी। आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की भी करेंगे जिसमें रायपुर का जिक्र है। आग में दर्जनों गाड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। राजधानी की एक घटना, कोतवाली थाने के पास ही गाड़ियां रखी हुई थी और खड़ी गाड़ियों में अचानक से भीषण आग लग गई। दमकल की टीम जब तक पहुंचती सारी गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। मौके पर बहुत कोशिश की गई, आग पर काबू पाया गया, लेकिन गाड़ियों को नहीं बचाया जा सका। गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दमकल विभाग जैसे ही मौके पर पहुंचा, ये आग बुझ चुकी थी। हालांकि मशक्कत इसलिए भी कि आगे आग ना फैले। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से खड़ी गाड़ियों में अचानक से आग लगी, लेकिन वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस इस बारे में तफ्तीश कर रही है कि किसी वजह से आग लगी या फिर जानबूझकर असामाजिक तत्वों के द्वारा यह आग लगाई गई। इस पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है, लेकिन तस्वीरें निश्चित तौर पर चिंताजनक। कोतवाली थाने के पास खड़ी सारी गाड़ियां इस आग में जलकर नष्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं सूरजपुर से अगली बड़ी खबर, जहां जमानत पर रिहा युवक की घर पर लाश पाई गई है। घर में फांसी के फंदे पर लटकी हुई लाश मिली है और जिस तरह की परिस्थितियां सामने आई हैं, पुलिस को फिलहाल अंदाजा यही कि आत्महत्या है।
आशंका को लेकर इस लगातार पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन दूसरा एंगल भी हो सकता है। इस वजह से पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच करना चाहती है। 2 दिन पहले ही इस व्यक्ति को जमानत मिली थी। झिलमिली पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या कोई विवाद इस व्यक्ति का रह चुका है पहले। इसे लेकर भी इस एंगल से भी पुलिस परिजनों से भी पूछताछ करने में जुटी हुई, लेकिन फिलहाल प्राथमिक यही जानकारी कि आत्महत्या का कदम इस व्यक्ति ने उठाया। तो जमानत पर रिहा होकर ये युवक यहां पर पहुंचा था और उसने आत्महत्या कर ली। और अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर एक कैदी फरार हो गया। कैदी के फरार होने से पुलिस कर्मियों में हड़कंप की स्थिति है। बीमार होने पर अस्पताल लेकर पहुंची थी पुलिस और यहां पर चकमा देकर कैदी पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है, जिससे इस अपराधी के लोकेशन का पता चल सके। बताया जा रहा है कि पुलिस गिरफ्त से ही आरोपी भाग निकला है। सहयोगी श्रवण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। श्रवण, क्या कुछ जानकारी, क्या अभी तक लोकेशन ट्रेस हो पाई है कैदी की? देखिए, अभी तक तो कैदी की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है और जिस तरह से कैदी पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हुआ है, पूरे जो पुलिस है उसमें हड़कंप मचा हुआ है और तलाश कर रही है। ये जो कैदी था वो अंबिकापुर जो केंद्रीय जो जेल है उसमें चोरी के इल्जाम में 1 महीने से यहाँ पर बंद था और ये कार चुराया था। रहने वाला रायपुर का है, लेकिन जिस तरह से फरार हुआ है इससे जो है कई सवालिया निशान खड़े हुए हैं और पुलिस जो है की लापरवाही भी सामने आई। हालांकि अभी पुलिस विभाग का कहना ये है कि उसको जहां उसके परिचित है उनकी तलाश कर रहे हैं और पूरी टीम बना दी गई है, कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है पकड़ने में। ठीक है, शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। और अतीक अशरफ के हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिगारा मेड पिस्टल से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है। जानकारी, टर्की मेड पिस्टल इस्तेमाल की गई इस पूरे हत्याकांड में। अतीक अशरफ की हत्या हुई है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से ये पिस्टल लाई जाती है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले का। मूसेवाला हत्याकांड में इसी कंपनी की पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। जिगाना मेड पिस्टल की कीमत करीब 4 लाख है और इस पिस्टल से 15 राउंड फायरिंग हो सकती है। भारत में इस पिस्टल की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध है। ये पिस्टल पाकिस्तान से लाई जाती है। इसी पिस्टल से अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ है। रिवॉल्वर की जांच की गई तब ये जानकारी सामने आई। जिगाना मेड पिस्टल, जिसका पहले जिक्र तब हुआ था जब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की बात हो रही थी। बताया जाता है कि पाकिस्तान से इसे लाया गया था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से यही आशंका कि पाकिस्तान से ये पिस्टल मंगवाई गई। इसी कंपनी के पिस्टल का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी हुआ था। जिगाना मेड पिस्टल, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए होती है। इस पिस्टल से करीब 15 राउंड फायर हो सकती है। भारत में इस पिस्टल की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध है, यानी कि बाहर से इस पिस्टल को मंगवाकर अतीक और अशरफ पर गोलियां दागी गई। अभी तक इस बात की पुष्टि पुलिस अब लगातार इस एंगल से भी जांच करी कि कौन इसे यहां पर लाया, कैसे पिस्टल पहुंची, कार्ट्रिज कैसे पहुंची, कौन इसका सहयोगी है। इसे लेकर अब जांच की जा रही है। तीनों हमलावर जिनसे पूछताछ पुलिस लगातार कर रही है। हालांकि पहले ये जानकारी सामने आई कि विरोधाभास तीनों के ही बयान में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सिलसिलेवार इस पूरे घटनाक्रम की अगर जांच हो रही है तो एक एक तथ्य अब पुलिस के सामने आ रहा है। फिलहाल पिस्टल को लेकर ये जानकारी, टर्की मेड पिस्टल, जिगाना मेड पिस्टल, जिसका नाम है। अतीक और अशरफ की हत्या में इसी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। अशरफ की हत्या की गई और ड्रोन के जरिए, ये खास बात, खास पहलू, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से ये पिस्टल लाई जाती है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, पिस्टल को लेकर कई खुलासे हुए, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये पिस्टल जो है, जिगाना मेड पिस्टल जो है, ये टर्की ये पिस्टल है और भारत में इसे पूर्ण तौर पर प्रतिबंधित माना जाता है। भारत में इसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है कानूनन तौर पर। लेकिन जिस वक्त इस पिस्टल के बारे में जो जानकारी मिली है, ये पिस्टल जो है सामान्य तौर पर जो तस्करों के द्वारा और खास तौर पर जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया से ड्रोन के मार्फत से मंगवाया जाता है। तो इस कहा जा सकता है कि इस मामले में तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही हैं और किस तरह से इस पिस्टल को यहाँ पे लाया गया था, किस तरह से उन हथियारों को दिया गया, तो इस मामले पर आगे की तफ्तीश होगी। और इस पिस्टल की अगर बात करें तो इसकी मारक क्षमता जो है बहुत ही बेहतर मानी जाती है और इस पिस्टल में एक बार में तकरीबन 15 से 17 राउंड की जो फायरिंग की जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसका प्रयोग
इस हत्याकांड में किया गया था। बिल्कुल शंकर, लगातार जानकारी पहुंचाती रहेगा। ये बड़ा अपडेट एक बार फिर से हम दर्शकों तक पहुंचाते। टर्की मेड पिस्टल है, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए इसे इंपोर्ट किया जाता है। भारत में इस पिस्टल की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध है और इस तरह का संवेदनशील मामला जिसमें कुछ भी कहने से फिलहाल कहीं ना कहीं कठिन होगा। इस पूरे मामले का खुलासा जब पुलिस की तरफ से किया जाएगा तभी इस पर कुछ कहा जा सकता है, लेकिन प्राथमिक यही आशंका कि पाकिस्तान से पिस्टल आई होगी और कौन लाया इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं। पूछताछ लगातार हो रही है। सहयोगी शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। शंकर, अपनी बात पूरी कीजिए और ये बताइए कि क्या इस जो जानकारी लगी है हाथ में, क्या इससे अन्य पहलू के तरफ जो जांच है वो बढ़ेगी? क्या इस बारे में भी जानकारी कि किसी गैंगस्टर के जरिए इसका इस्तेमाल होता हो? शंकर, देखिए, इस जिगाना मेड पिस्टल की अगर बात करें तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी इसका प्रयोग किया गया था और ये इस पिस्टल का प्रयोग जिस वक्त में जब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जब इसका प्रयोग हुआ था काफी चर्चा का केंद्र में आना था और उसके बाद जिस तरह से अब इस हत्याकांड में भी अशरफ और अतीक के हत्याकांड में जिस तरह से इस विशेष पिस्टल का प्रयोग किया गया है, अब इस मामले पे आगे की तफ्तीश की जा रही। क्या ये भी ड्रोन के मार्फत से या पंजाब या जम्मू कश्मीर में बकायदा लाया गया था, उसके बाद इसका जो प्रयोग इस मामले में किया गया? हालांकि इस मामले में तफ्तीश का दायरा और आगे भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर उन हत्यारों के पास ये टर्किश पिस्टल कहां से आया, क्योंकि इसकी जो अनुमानित कीमत है वो तकरीबन 5 से 7 लाख रुपया बताई जाती है और इस पिस्टल से एक बार में 15 से 17 गोलियां जो हैं वो फायर की जा सकती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये बेहद आधुनिक और बहुत ही एक प्रभावशाली ये पिस्टल माना जाता है, ये टर्किश पिस्टल। और जिगाना पिस्टल का ही प्रयोग सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में किया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्याकांड में जिस तरह से इस पिस्टल का प्रयोग किया गया और जिस तरह से कहा जा सकता है एक साजिश की जो एक लकीर है वो काफी लंबी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि पूरा घटनाक्रम अब धीरे धीरे पुलिस के सामने होगा, खुलासा भी जल्दी होगा। शुक्रिया आपका शंकर फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।